नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपी का सियासी संग्राम। मैं हूं आपके साथ आलोक। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 5 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वो इंदौर, ओंकारेश्वर, जबलपुर और कुनो नेशनल पार्क समेत कई जिलों के कार्यक्रमों में शामिल होंगी। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति ने ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, दर्शन किया। वहीं कल वो अंतर्राष्ट्रीय स्किल सेल दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के इस दौरे के बीच सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर एमपी के आदिवासी अंचलों में चिंताजनक विकास का मुद्दा उठाया और विशेष शिक्षा, स्वास्थ्य आपात योजना लागू करने की मांग की है। सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके लिए विशेष रूप से बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं। पढ़ाई से लेकर से हेल्थ के लेकर से हम लोगों का जो राज्यपाल महोदय, कल हम लोगों का प्रोग्राम है सिकल सेल एनीमिया, और ऐसी बीमारी है और जनरली आदिवासियों को होता है। उससे कैसे वो मुक्त हो जाए, इसीलिए भी प्रयास चल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन, खान पान। आप में जब आ रही थी उस टाइम में 4-5 स्टॉल मैंने देखा जो मध्य प्रदेश की धरती पर माँ अहिल्या की नगरी में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद पे प्रतिष्ठित महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत, अभिनंदन है। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्थाओं में भी सहभागी होते हैं और हमको गौरवान्वित भी करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि एक तरफ चीता प्रोजेक्ट की सफलता को भी देखने के लिए महामहिम हमारे मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। दूसरी तरफ सिकल सेल एनीमिया की जो चुनौती है उससे जुड़े भी स्वास्थ्य संबंधी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से रणनीति बनाई जा रही है, काम किए जा रहे हैं, उस कार्यक्रम में भी महामहिम शामिल होगी। ईश्वरी प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में भी आप स्वयं शामिल होकर। मेरी राष्ट्रपति महोदया से ये निवेदन है, विनती है, देश के सर्वोच्च पद पर है, कृपा पूर्वक शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में आदिवासियों की क्या हालत है ये जरा जाकर देख लें। मध्य प्रदेश में आदिवासी किसी भी हॉस्टल में जो छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए बने हैं, किसी भी हॉस्टल में विजिट करके देख लें, ऐसी दुर्दशा उन्होंने देखी नहीं होगी। खिड़कियों के कांच फूटे हैं, पूरे में मच्छर घुसे रहते हैं, मच्छरदानी तक नहीं है, ओढ़ने बिछाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, खाना खाने के लिए अच्छे बर्तन नहीं है, और जो खाना पकता है इतने अनहाइजेनिक वातावरण में वो खाना बनाया जाता है कि सामान्य आदमी तो उसको देख ले तो खाना नहीं खा सकता। चिकित्सा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में मैं एक इलाके का नाम लूंगा, कलदा और श्यामगिरी। वहाँ छोटे छोटे 72 मंजरे और टोले हैं, ये पन्ना जिले में है। वहाँ जो वन संपदा है उसको शहर के आदमी लूट के ले जा रहे हैं और कोई देख रेख करने वाला नहीं है। अगर प्राथमिक शिक्षा, वहाँ पर हॉस्पिटल है, प्राथमिक चिकित्सा के लिए जो हॉस्पिटल है उसमें एक महीने ना कंपाउंडर जाता है ना डॉक्टर जाता है। जाकर देख लें, किसी एक हॉस्पिटल जो आदिवासी क्षेत्र में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह दौरा कई मायनों में काफी अहम है और स्वागत के लिए किस तरीके से जोर शोर से तैयारियां काफी पहले से ही की गई थी राष्ट्रपति के। लेकिन इसी बीच, दौरे के बीच सियासत भी गर्मा गई है, और सियासत हो क्यों ना। दरअसल कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की बात करें तो राष्ट्रपति को उन्होंने पत्र लिखा और साथ ही साथ एमपी के आदिवासी अंचलों को लेकर के जो उन्होंने चिंताजनक बात की और विकास का मुद्दा भी उठाया और खास करके विशेष शिक्षा, स्वास्थ्य आपात योजना लागू करने की मांग की है। अब सवाल यह है, क्या वाकई में किस तरीके से आदिवासी अंचलों में जो बदहाल व्यवस्था है
और क्या दबाव बनाने की कोशिश और सरकार अब किस तरीके से इसको देख रही है, आज की चर्चा इसी पर करेंगे। एमपी के सियासी संग्राम में जल्दी से जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनसे अपने दर्शकों का तारुफ कराना चाहूंगा। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। योगेश जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा। और साथ ही साथ यशवंत सिंह चंदेल जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। यशवंत जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, चूंकि देखिए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और खास करके जब हम आदिवासी अंचलों की बात करते हैं, चाहे आदिवासी जिलों को लेकर के बात करते हैं, वहां की स्थिति को लेकर के योगेश जी बड़ी जिम्मेदारी से आपका सवाल, राष्ट्रपति मध्य प्रदेश में हैं और विपक्ष ने किस तरीके से आदिवासी क्षेत्रों की बदहाली का मुद्दा उठाया है, ऐसे में क्या लगता है क्या सरकार को किस तरीके से जब हम बात करते हैं तो कार्य योजना सरकार की क्या है, जो योजनाएं हैं क्या वो जमीन पर उतर नहीं पा रही हैं क्या? देखिए आलोक जी, आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से तो जोरदार अभिनंदन हुआ ही है। हम भी अभिनंदन करना चाहेंगे। और इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा कि आदिवासी समाज को गौरवान्वित करने वाली महिला राष्ट्रपति हमारी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी भारतीय जनता पार्टी द्वारा आम जनता के समक्ष प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई और निर्वाचित हुई। तो भारतीय जनता पार्टी आदिवासी, जनजाति वर्ग, अनुसूचित वर्ग के लिए क्या कर रहा है, कुछ आंकड़ों के माध्यम से देखिए। कांग्रेस पार्टी के साथ विडंबना यह है कि बिना तथ्य और सत्य के बात करते हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता ना इन्हें देख रही है, ना सुन रही है, ना समझ रही है। कहने का तात्पर्य है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 47,429 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान 26-27 के वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार ने रखा। 258% की वृद्धि पिछले तमाम वित्तीय वर्षों के मुकाबले। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 31,129 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान रखा, जो 106% की वृद्धि बताती है 25-26 की तुलना में। आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप अपनी बात रखें, कंटिन्यू करें। तो देखिए, इन्हीं सब बजट के मदों में से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजाति वंचित वर्ग हेतु जी इसमें केंद्र सरकार का भी एड ऑन हो जाता है। 15,421.97 करोड़ रुपए की धनराशि केंद्र सरकार की जी ये एक बड़ा अमाउंट जी, जो आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के लिए है। इसमें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल द्वारा छात्रवृत्तियां दी जाती हैं जी, मुफ्त आवासीय छात्रावास की व्यवस्था है, कौशल विकास योजना के अंतर्गत छात्रों को ट्रैक्टर सुधारने से लेकर। योगेश जी देखिए एक बात मेरी बड़ी स्पष्ट रूप से सुनिए कि आप लोग कांग्रेस के बयानों पर डिबेट तो आयोजित करते हो, आपका अधिकार है, प्रश्न भी पूछते हो, वो भी आपका अधिकार, मगर जब जवाब आंकड़ों के माध्यम से आता ठीक है तो उनको सुनने का धैर्य भी आप धारण करिए। जी जी, ये मेरा निवेदन है। चलिए अपनी बात आप कंटिन्यू करिए, लेकिन जी हाँ, विचलित ना हुआ करें। हाँ, अभी तो मैंने 1-2 स्टेप ही पढ़ी, आप इतनी जल्दी इसे यू टर्न मारने लगे, क्या मतलब? अगर सार्थक डिबेट होनी है तो अगर प्रश्न हुए तो उत्तर जाने दीजिए ना जनता तक। जी 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 जी, तो पैसा एक्ट के माध्यम से, ग्राम सभाओं के माध्यम से जल, जंगल, जमीन, इसका कैसे बेटर मैनेजमेंट, कैसे यूज हमारे जनजाति वर्ग के लिए हो, उसका चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 35 लाख से ज्यादा तेंदुपत्ता संग्रह है मध्य प्रदेश। शायद जीतू पटवारी और मुकेश नायक को तो मालूम भी नहीं होगी संख्या, जिनका मानदेय 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति बोरा किया है। जी, पीएम जनजाति विकास मिशन के अंतर्गत वन धन केंद्र स्थापित किए गए, जो वो मुकेश नायक अपनी बाइट पे आरोप लगा रहे थे ना जी, तो बिना जाए एयर कंडीशन रूम में बैठकर अनर्गलन बयानबाजी और मिथ्या आरोप लगाना तो बहुत आसान है।
जी अगर आप जनता के बीच जाएंगे, जी बेहतर समझेंगे, समझाएंगे, तो निश्चित रूप से जनता भी कांग्रेस से जुड़ेगी। जी ठीक है, मगर चलिए चलिए, फील्ड जनता की वर्क बात हुई, जीरो ठीक है। है। जो आंकड़े जो आपने बताए मैं ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहा हूं, कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब में। मैं एक बार यशवंत सिंह चंदेल जी के पास आ रहा हूं। एक मिनट और दीजिए ना मुझे, एक हाँ मिनट और चलिए दीजिए। सर, ठीक है, अपनी बात रखिए, चलिए ठीक है, जल्दी से। हाँ इसी प्रकार सांस्कृतिक संरक्षण के लिए ट्राइबल म्यूजियम विभिन्न जिलों में स्थापित किए गए। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। जी धरती आबा जनजाति ग्राम योजना के अंतर्गत जी उनके उन्नयन के लिए काफी बड़ा बजट रखा गया है, जी। जिसमें 75 से ज्यादा जनजाति समूहों का समावेश किया गया है। ठीक है। तो भी वैसे हजार योगेश जी करोड़ मैं का आपको बता प्रावधान- दूं, योगेश जी मैं आपको बता दूं, आप जो जानकारी और जो आंकड़े लेकर के आए हैं ये मैं अपने ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहा हूं। और इतना ही नहीं, मैं आपसे कहीं आगे दिखा रहा हूं, मैं वो जिले भी बता रहा हूं, मैं वो जातियां भी बता रहा हूं, सब कुछ चल रहा है। वो अलीपुर राज मैं भी अगर गलत तो गूगल पे नहीं हूं मारिए ना? तो मैं वो भी दिखा रहा हूं। गलत तो मैं नहीं चलिए डिबेट में दोनों लोगों को, पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों को बराबर से मौका। एज बैंक जर्नलिस्ट यशवंत जी स्वागत करना चाहूंगा। बड़ी बात यह कि राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से आप लोगों ने की और जो चिट्ठी भी लिखी है, बड़ी बात यह है क्या सरकार पर दबाव बनाने की एक कोशिश, क्योंकि अभी देखिए किस तरीके से योगेश जी ने सारे साक्ष्य और तथ्य रखे। आदरणीय आलोक जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को पहले तो मैं प्रणाम करता हूं। और आलोक जी, मैं अपनी बात यहां से स्टार्ट करता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति हमारे अधिकारों की कस्टोडियन है, संरक्षक है हमारे अधिकारियों के। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने सही व्यक्ति के समय सही व्यक्ति के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की है। जिस तरह से आदिवासियों की जल जंगल और जमीन को लूटने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा। आलोक जी, अभी योगेश जी ने कुछ डेटा दिया है, मैं भी अपनी तरफ से कुछ डेटा देता हूं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है आदरणीय आलोक जी, जो कहती है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश आदिवासियों के प्रति होने वाले अपराध में पहले नंबर पर है। सोचिए कि पूरे देश में जो अपराध होते हैं उसमें से केवल 32% अपराध हमारे मध्य प्रदेश में होते हैं। फिर दूसरी बात है आदरणीय आलोक जी, अभी हमारे योगेश जी बजट की बात कर रहे थे कि हमने इतना बजट दिया। बजट तो आपने अलॉट किया, लेकिन उसका उपयोग कितना होता है आप भी जानते हैं। अगर बजट का उपयोग ना हो तो वो बजट लैप्स हो जाता है, अपने आप वापस हो जाता है। बजट अलॉट करना बात नहीं है, बात है उसका एग्जीक्यूशन। आप उसको वहां पर कितने देखिए, एकलव्य विद्यालय है, आप जाइए आदरणीय आलोक जी, एकलव्य विद्यालयों में भारी शिक्षकों की कमी है। दूरस्थ जो ग्रामीण क्षेत्र में वन क्षेत्रों में जहां पर हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, वहां के विद्यालय खुले पड़े हैं, वहां पर अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही वो विद्यालय चल पा रहे हैं आदरणीय आलोक जी। जी जी जी। फिर मैं साक्षरता की बात करता हूं। मध्य प्रदेश की साधारण साक्षरता दर जो है 70% है, लेकिन आदिवासी हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनकी साक्षरता दर 50% के करीब है। सोचिए आलोक जी, उनको जबरदस्ती हमारे आदिवासी भाइयों को साजिशन भाजपा की सरकार के द्वारा उनको मजदूरी की तरफ, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ, मजदूरी की तरफ उनको भाजपा की सरकार के द्वारा उनको ढकोला जा रहा है। अगर ये इतनी ही बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने बात की कि हमने तेंदूपत्ता आदरणीय आलोक जी, हमारे यहाँ पर जो आदिवासी है वो अपनी वन उपज बेचकर अपना भरण पोषण करता है, जिसमें उसमें महुआ हो गया, चार हो गया, इमली हो गया, तेंदूपत्ता हो गया, इसको बेचकर वो अपना भरण पोषण करता है। लेकिन आप ये बताइए, वहीं पर आप जंगलों को साफ करते जा रहे हैं, आदिवासियों की जमीनों को छुड़ाते जा रहे हैं, चाहे कूनो नेशनल पार्क हो, अभी केन बेतवा लिंक में हजारों। चलिए ठीक है, सवाल उठाना बड़ा आसान है, लेकिन आप लोगों ने विपक्ष के तौर पर कौन सा ऐसा मॉडल दे दिया? योगेश जी देखिए, जब हम बात करते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा मुझको फिनिश तो कर लेने दीजिए। हाँ सर, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आ रहा हूं जल्दी से। चलिए, कूनो नेशनल पार्क हो, केन बेतवा लिंक हो, जहां पर हमारे अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी आदिवासियों की तरफ से अपनी बात रखने गए थे और उनके खिलाफ इस सरकार ने FIR दर्ज की। सिंगरौली में आपने देखा ही किस तरह से 2000 पुलिस वालों ने रोककर आदिवासियों को उनके जंगल से, उनकी जमीनों से किस तरह से बेदखल किया।
ये सभी ने, आप सभी ने देखा जी, है। जल जंगल बातें तो जमीन बहुत की आप लोग बड़ी-बड़ी बात कर कर रहे हैं, लेकिन जब आप हमारे लोगों की जवाबों सरकार का थी उत्तर तो नहीं कांग्रेस देंगे। ने कौन सा ऐसा मॉडल दे दिया? देखिए, मैं चाहता हूं एक स्वस्थ बहस हो, कुछ चीजें निकल करके आए, ताकि जब हम आदिवासी अंचलों की और आदिवासी लोगों की, जब जिस तरीके से जनजातीय समूह की हम बात कर रहे हैं, तो उनके हित की बात हो। योगेश जी, जब हम शहडोल, अलीराजपुर जैसे जिलों को लेकर के जब हम बात करते हैं, वहां पर क्या लगता है कि वाकई में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है? बड़ी जिम्मेदारी से योगेश जी। कांग्रेस के यशवंत जी ने स्वयं अपने मुंह से स्वीकार किया कि आदिवासी समाज में शिक्षा के क्षेत्र में 50% जो बच्चे हैं वो शिक्षित हुए। तो ये 50% बच्चों को जो शिक्षित करने का काम किया है, मध्य प्रदेश में 20 साल के भारतीय जनता पार्टी शासन में हुआ है। कांग्रेस के 55-60 सालों में तो आदिवासी जनजाति वर्ग के कल्याण हेतु कोई काम हुआ ही नहीं था। इन लोगों ने तो सिर्फ आदिवासी भाइयों का शोषण किया था, जनजाति वर्ग का शोषण किया था। निश्चित रूप से उनके इतिहास के पन्नों में दबे हुए बिरसा मुंडा जैसे भगवान, रानी दुर्गावती, वीरांगना कमलापति, जय शाह और बेगा बहारिया जैसी अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने वहां जाकर न केवल संबोधन किया, बल्कि वहां जाकर उन्होंने ये मैसेज दिया कि इस वंचित वर्ग का उत्थान करना ही है। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुरूप डॉक्टर मोहन यादव की सरकार एक बड़े बजट का अगर प्रावधान कर रही है, तो बजट एलोकेशन नहीं हुआ, उसमें से मोर देन 70% खर्च हो चुका है 6 महीने में। तो थोड़ा तथ्यात्मक जानकारी लेके बैठेंगे तो बात भी सार्थकता से होगी। और सिर्फ अगर मुंह चलाकर आरोप लगाना है, कमियां निकालना है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं अलीराजपुर और शहडोल का जो 1-2 घटनाओं की आपने उल्लेख किया, तो आप 2-4-5% घटनाओं के माध्यम से हमारे जो उल्लेखनीय कार्य हैं उनको आप विलोपित नहीं कर सकते। हमने कई ऐसे काम वहां किए आदिवासी अंचलों में। हमने वहां विश्वविद्यालयों की स्थापना करी है, स्कूल शिक्षा के केंद्र बनाए, स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र बनाए गए हैं, और हमारे आदिवासी वर्ग के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम माननीय डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भली भांति न केवल कर रही है, बल्कि निरंतर उसकी ओर अग्रसर है। तो मध्य प्रदेश अगर विकास के रथ पर है, तो हमारा आदिवासी वर्ग, जनजाति वर्ग और SC/ST वर्ग हमारा पिछड़ ना जाए, इस बात का भी ध्यान बखूबी से मध्य प्रदेश सरकार रख रही है। जी, चलिए यशवंत जी, देखिए अब आपने तमाम सारी योजनाओं को लेकर के सवाल उठाए, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव किस तरीके से कार्य योजना एक बनाई है, एक रोड मैप है, एक लेआउट है, उस पर लगातार किस तरीके से निरंतर अनवरत बिल्कुल तरीके से काम, एक चीजें ट्रैक पर आ रही है कम से कम, क्योंकि पिछली जब सरकार जब रही थी, जब आप लोगों की भी जब सरकार थी, तो अब लेकिन हालात बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही, इस बात को आप लोग मानते हैं कि नहीं? थोड़ी देर विपक्ष को ले छोड़ दीजिए, आदिवासी समाज के हित, उनके उत्थान को लेकर के बात करिएगा बस। तो मैं एक एक करके कुछ चीजें आपने पूछा था पिछली बार कि कांग्रेस ने क्या किया है, तो कांग्रेस की उपलब्धियां पहले मैं आपको बता दूं। वन अधिकार 2006 नियम, ये किसकी देन है आदरणीय आलोक जी? ये कांग्रेस की 2006 में हमारी कांग्रेस सरकार ने बनाया था वन अधिकार नियम हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, जिसको ये भाजपाई उसको लागू नहीं कर पा रहे थे वन अधिकार, उनको ये वन का अधिकार। अभी तक हमारे आदिवासी भाइयों को वो पट्टा के लिए आवेदन करते हैं, वन अधिकार के पट्टा के लिए आवेदन करते हैं, और वो वन अधिकारों का पट्टा ये उनको नहीं देते हैं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, आलोक जी, उन्होंने ग्राम स्वराज्य योजना लागू की हुई थी, गांव को उन्होंने अधिकार दिया हुआ था, वहां पर गांव के पास हर प्रकार के अधिकार थे, अधिकार संपन्न थे, वो चाहे नामांतरण का हो, चाहे शिक्षा का हो, हर प्रकार का काम ग्रामों के आपस ग्राम सभा बैठकर और वो काम कर लेती थी। इसलिए दूरस्थ क्षेत्र जो होते थे, जहां वन क्षेत्रों के अंदर जो हमारे आदिवासी भाई भी रहते थे, वो भी अपनी ग्राम सभाओं में बैठकर इस तरह से अपने कामों को निपटा लेते थे। लेकिन ये जब से भाजपा सरकार आई, इन्होंने ग्राम पंचायतों के इन्होंने अधिकारों को खत्म कर दिया है पूरी तरह से, आलोक जी।
अब मैं एक चीज और बताता हूं आलोक जी, योगेश जी ने खुद भी स्वीकार किया है कि उन्होंने माना कि कुछ घटनाएं तो हुई हैं, लेकिन ये 10-20% ही हैं। आदरणीय आलोक जी, ये 10-20% तो केवल आप आती हैं मीडिया में या जनता के बीच में, ये केवल अधिकार आप आते हैं। बाकी 80% ऐसी घटनाएं हैं जो कि जनता और मीडिया आम लोगों के बीच में आ ही नहीं पाती। हम ही लोग देखते हैं, बहुत हमारा एक शहडोल आदिवासी अंचल क्षेत्र है, डिंडोरी मंडला आदिवासी अंचल क्षेत्र है, किस तरह से दूरस्थ क्षेत्रों में आज तक एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच पाती है। लोगों को 4 पाई पे, अगर कोई मरीज बीमार होता है आलोक जी, तो उनको 4 पाई पे लेकर आना पड़ता है। चलिए ठीक है, आपकी बात हमने रखी। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की भी उतनी अहम भूमिका है, लेकिन सवाल यह भी कि आप लोगों ने कितनी बार आवाज उठाई। समय बहुत कम है। योगेश जी, मैं आपसे चाहूंगा, देखिए जब हम समग्र शिक्षा को लेकर के बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर फोकस कर रही है और यही कांग्रेस की मांग है। कांग्रेस की इस मांग का कितना समर्थन करती है और कितना अमल आप लोग अब करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि चीजों को बेहतरी के लिए काम लगातार सरकार कर रही है। देखिए, जल, जंगल, जमीन और नल से हर घर जल, ये माननीय प्रधानमंत्री की मुख्य योजनाएं थी जो आदिवासी अंचलों तक पहुंचाने का उल्लेखनीय काम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने किया। मिस्टर बंटाधार के 10 साल का कुशासन हमने देखा था, जहां ग्राम पंचायत तो छोड़ो, शहरों में बिजली नहीं होती थी, बत्ती गुल बिल फुल, खंभों के नीचे पड़कर लाइट में हमने अपने एग्जाम दिए हैं। ना पानी होता था, ना बिजली होती थी, ना सड़क होता था। तो दिग्विजय सिंह जी का उदाहरण देके इन्होंने अपने ही उस कुशासन की याद दिला दी। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और उसकी मुख्य धारा में जोड़ने का काम हम जनजाति वर्ग के लिए भी कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में दिन प्रतिदिन उनका उत्थान होता चला जाएगा। जी यशवंत जी, एक फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा। जी आदरणीय आलोक जी, मध्य प्रदेश में आदिवासियों में मात्र शिशु दर, मृत्यु दर, कुपोषण, एनीमिया, आप देखिए हमारे सबसे ज्यादा आदिवासी भाई एनीमिया से पीड़ित हैं। और इनकी 2024 की कैग की रिपोर्ट कहती है कि जो हमारे सीएचसी हैं या पीएचसी हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर 40 से 50% पद खाली पड़े हुए हैं आलोक जी। तो जब आपके इतना बजट, जो आप बोल रहे हैं कि हम इतना बजट दे रहे हैं, कहां बजट दे रहे हैं? करीब 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षा विभाग का पद खाली पड़ा हुआ है। तो ये बजट कहां जा रहे हैं आप? चलिए, बजट देखिए राजनीति की बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आदिवासी इलाकों की, आदिवासी लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए कौन सा दल सोचता है, कौन सी पार्टी सोचती है, इस पर हम सबको कहीं ना कहीं मंथन करना है। योगेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, यशवंत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, राष्ट्रपति का यह दौरा कई मायनों में काफी अहम है, लेकिन जब हम आदिवासी अंचलों की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, तो निश्चय ही व्यवस्था में किस तरीके से आने वाले समय में जब परिवर्तन आएगा, जो योजनाएं हैं उनका लाभ कहीं ना कहीं उन तक मिलेगा, तभी कहीं ना कहीं सार्थकता साबित होगी इन योजनाओं की। नमस्कार।